content marketing. So content marketing can be defined as a process of creating and distributing content through the internet, primarily for informing and engaging online audience. अब कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक ऑडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट, ऑडियो वीडियो मिक्स, इमेज कंटेंट, इन्फोग्राफिक्स कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट जिसको हम लोग ब्लॉग के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. सो मिक्स मीडिया भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है. ऑनलाइन कंटेंट मार्केटिंग कैन ऑल्सो डेवलप as a tool to attract search engines in pulling the page for more search results. अभी क्या होता है, देखो कि अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, अब ये ट्रांजैक्शन कीवर्ड है, यानी कि कोर्स की जहाँ बात आ गई तो यानी कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे जो इस कीवर्ड के ऊपर ऐड रन कर रहे होंगे. ठीक है, तो स्पॉन्सर आपको दिखाई देगा. आगे चलते हैं. अब इसके बारे में आप देखें, कुछ जो गूगल का अपना जेमिनी है तो वो भी अपना कुछ ऑफर कर रहा है आपको, लोकल एसईओ. अब आप इसके बाद यहाँ देखेंगे इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की वजह से यहाँ पर 6 मंथ का YMCA का भी हमें दिखाई दे रहा है, कोर्सेरा का भी हमें कंटेंट दिखाई दे रहा है, हंसराज कॉलेज का भी हमें दिखाई दे रहा है, और आते हैं श्री अरविंदो कॉलेज का भी आपको देखने के लिए मिलेगा, IFDA इंस्टीट्यूट, मैक दिल्ली, यूडमी. ठीक है, और नीचे भी कुछ पेड लिंक आपको दिखाई देंगे. इसको ज़रा बदल देते हैं. हमने क्या लिखा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ओनली. अब क्या देखते हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं है इसमें, तो क्या हुआ, आपका नॉर्मल टेक्स्ट, उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट जो लोग इस कीवर्ड के ऊपर अवेलेबल होंगे, विकीपीडिया, वीहैंस, यूट्यूब से कुछ कंटेंट आपको पुल होगा, देन फिर इस तरह से आपका कंटेंट. अब ये जो कंटेंट आपका यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कीवर्ड के साथ कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा गया है. कोर्स जो था पार्ट, वो था ट्रांजैक्शन कीवर्ड, यानी कि जिसके ऊपर कुछ आपका बाइंग सेलिंग हो सकती है, वो वाला पार्ट था. तो क्या होता है कि कीवर्ड में अगर कीवर्ड रिच कंटेंट अगर कोई लिखा जाए तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उस कीवर्ड जहाँ जहाँ पर वो इन्फ्यूज़ होगा, जिस वेबसाइट का कंटेंट, वो वेबसाइट पुल अप होती है आपकी. पब्लिश्ड कंटेंट can be in various forms such as on web pages, as blog articles, on online press release, on social media platform, in email marketing and so on. तो ये डिफरेंट हमारे पास तरीके हो गए. कंटेंट रीयूजेबिलिटी is a major advantage in content marketing. Any previously published content chunk can be tweaked or reworked in more than one way to reduce new content creation and maximize the impression of the repurposed content. The best content marketing is generated from the websites users rather than sources within an organization. So content reusability क्या होता है कि हो सकता है कि आज कोई कंटेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड ना कर रहा हो, बट कई बार आप देखते हो कि कोई ओल्ड कंटेंट एकदम से ट्रेंड करना स्टार्ट कर देता है. जैसे वायरल वीडियोस की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी को नहीं पता होता कि ये बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है इंटरनेट पे उसको बहुत बार देखा जाता है. तो जैसे कोविड के टाइम में कुछ इस तरह की वीडियोस वायरल हुई थी कि जैसे मीट चल रहा है, माइक म्यूट नहीं है, किसने कुछ बोल दिया, तो पूजा करके बहुत ज़्यादा कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि तुम्हारा माइक ऑन है, और वो नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हैं वहाँ पर. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम लोग उसको कंटेंट के बेस में समझें तो कंटेंट एक वीडियो वाला पार्ट हो गया. अब टेक्स्ट कंटेंट में क्या होगा, जैसे कि अगर आप यहाँ सर्च करोगे बेस्ट एयर कंडीशनर, ठीक है, 2025 इन इंडिया, तो देखो एयर कंडीशनर की बात आई है तो यहाँ पर आपको कुछ पेड लिंक दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं शॉपिंग ऐड. ठीक है. फिर कुछ सर्च ऐड है, यहाँ पर कुछ वीडियोस है जहाँ पर लोगों ने कंटेंट बनाया है, तो देखो ये कंटेंट पुल हुआ. अब ये यूट्यूबर्स जितने भी हैं जिन्होंने ये कंटेंट बनाया होगा या जो टेक में अपना एक्सपर्टीज़ रखते हैं, वो क्या करेंगे, हर साल जब भी आपके समर स्टार्ट होंगे, तो देखो ये मार्च में कंटेंट बनाए, ये मई में कंटेंट बनाए,
क्योंकि यही हमारा सीज़न की बिगिनिंग होती है। सभी ने अपना अपना एक्सपर्टीज़ दिखाया और अपना कंटेंट बनाया। अब ये कंटेंट बनाने का पीछे पर्पस क्या है? एक तो लोगों को अवेयर करना और साथ साथ अपना भी कुछ फ़ायदा देखना उसके अंदर। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इस विनीत मल्होत्रा के उस कंटेंट पर आता हूँ। This is Akshay from Mumbai. He wants to start selling online. He just needs a domain name, akshayshop.in. Perfect. But wait, Akshay from Delhi wants it too. And Akshay from Bangalore. Speed matters, so be the fastest. Register your domain name before anyone else. Claim it today at hostinger.com/in. इस साल 2025 के अंदर ठीक है, 3.49 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, 436 के व्यूज़ इन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में यहाँ पर इन्होंने गेन किए हैं इसके ऊपर। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने कुछ कंटेंट यहाँ पर साथ में अटैच भी किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें फ्लिपकार्ट का भी डेटा अवेलेबल है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर आपको एफिलिएशन का कोई बेनिफिट नहीं आता है। तो इन्होंने तो इन्होंने इसलिए क्या करा, अमेज़ॉन को भी वहाँ पर साथ में ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर एक का डालेंगे तो लोगों को सीधे सीधे समझ में आएगा कि भाई किस पर्पज़ से डाला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई नीचे देखता है सीधे तो टैप करेगा तो जिस पर्सन ने कंटेंट पोस्ट किया उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट वहाँ पर हो जाएगा। अब देखो इसमें एंड यूज़र का कोई लॉस नहीं है जो यहाँ से ख़रीदता है इस लिंक के थ्रू, क्योंकि वो उतना ही अमाउंट पे करेगा जितने की उसकी लिस्टिंग है अमेज़ॉन के ऊपर। बट अमेज़ॉन को एक कस्टमर मिला उस कंटेंट के थ्रू, तो वो उस लिए उसको अप्रिसिएशन के फॉर्म में एक कॉस्ट पे करता है जिसको हम बोलते हैं एफिलिएट चार्जेस। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी का अपना एक अमाउंट सेट होता है, किसी पर 1, किसी पर 2, अप टू 10 to 15% तक एफिलिएशन में रहती हैं चीज़ें। इससे अमेज़ॉन को इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, वीडियो कंटेंट शूट करते हैं और उसके बाद वो उसमें उसके लेना है या नहीं लेना है वो अपना वर्डिक्ट वहाँ पर देते हैं कि वर्थ है या नहीं है। तो लोगों को बेनिफिट क्या हो रहा है उनका कंटेंट देखने से कि भाई आप लोगे वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई सामने से परचेज करके उस चीज़ को उनके लिए अनबॉक्स करके दिखा रहा है। इवन वो यहाँ तक बोलते हैं कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताओ कि अगला प्रोडक्ट आप क्या देखना चाहते हो, तो वो उस तरह के प्रोडक्ट को बाय करेंगे और अपना अनबॉक्स करके उसको दिखा देंगे। अब उन्हें क्या बेनिफिट हो रहा है भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर आप लेके आ रहे हो, आप कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। उनके लिए होता है, लेकिन उसके बदले वो इतने सब्सक्राइबर या व्यूज़ इतने गेन कर लेते हैं, एड्स वगैरह उनको इतने मिलते हैं जिसकी वजह से उनको बेनिफिट होता है उल्टा उसमें। तो वो तो लाखों रुपए के प्रोडक्ट भी आपके लिए अनबॉक्स करके वहाँ पर दिखा देंगे। फिर वो जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनके पास चीज़, तो गिव अवे भी कर देते हैं। उसके चक्कर में और लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं गिव अवे में कि भाई आज गिव अवे, चलो पहुँचते हैं वहाँ पर। तो जैसे किसी को बोले कि फर्स्ट कमेंट किसका आया या किसने कितना बढ़िया कमेंट उनके लिए लिखा है, उस तरह की चीज़ें करके अट्रैक्ट करते हैं लॉट ऑफ पीपल को वो लोग। तो कंटेंट ध्यान रखना हर तरीके से, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट हो, इन टर्म्स ऑफ ऑडियो हो, इन टर्म्स ऑफ वीडियो हो या इमेजेस के फॉर्म में हो, वो हमेशा किंग रहेगा। और कंटेंट हमेशा इंगेजिंग होना चाहिए, वन वे वाला नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप उसको हमेशा यूज़र के हिसाब से राइट करें ताकि उसमें वो अपना इंटरेस्ट शो करे देखने में। सर एक सिंगल वेबसाइट के लिए मल्टीपल वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एक पेज में 4 से ज़्यादा कीवर्ड नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कीवर्ड स्टफिंग करोगे तो ब्लैक हैट एसईओ टेक्टिक्स माना जाता है उस चीज़ को। ठीक है, तो कंटेंट में जब भी हम कोई कीवर्ड लगाएं तो बहुत प्लानिंग के साथ जाना होता है कि कितने रखने हैं और कितना वो जो कीवर्ड आप लगा रहे हो वो आपको माइलेज देने वाला है उसके अंदर। अब कीवर्ड कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने जो लिख दिया वही सबसे बढ़िया होगा, ट्रायल एंड टेस्ट करना पड़ता है कि भाई इस कीवर्ड पर क्या माइलेज आ रहा है, नेक्स्ट कीवर्ड चेंज करके देखो। तो कीवर्ड टाइम टू टाइम अपडेट करने पड़ते हैं। कीवर्ड ऐसा नहीं कि मैंने एक बार जो लगा दिया वो लाइफ टाइम काम करता रहेगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है कोई पेड टूल का इस्तेमाल कर रहा हो। अब आपने कोई कीवर्ड रिच कंटेंट लिखा, उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके कॉम्पिटिटर को जाएगा, उसने आपको रडार पर रखा होगा। टूल्स जो पेड आते हैं उसके अंदर ये सेटिंग्स होती हैं कि आपके जो राइवल्स हैं उनको आप यहाँ पर सेट कर दो और किस तरह की चीज़ों का आप मॉनिटर करना चाहते हो उसकी। ठीक है,
अब जैसे ही आप कुछ नया डालेंगे इमीडिएट उसको पता चल जाएगा कि भाई उस वेबसाइट पे कुछ एक्टिविटी हुई है। इससे क्या होगा, आप तुरंत अलर्ट हो जाओगे और आप भी कुछ उस कीवर्ड को बीट करने के लिए अपना नया कंटेंट लिखोगे। ठीक है, ये सिमिलर लिख लोगे आप। तो सिमिलर लिखने से इतना बेनिफिट नहीं आता, आपको कुछ यूनिकनेस हमेशा ट्राई करते रहना होता है। हर ब्रांड यही कर रहा है आज की डेट में। पेड टूल आने से ये आसान, अब जैसे अगर पेड टूल नहीं है तब क्या होगा, अगर आप 10 लोगों के लिए काम करते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पर 10 लोगों के अकाउंट को चेक करना पड़ेगा, वॉच रखनी पड़ेगी उसके कंपटीटर के ऊपर। लेकिन पेड टूल होगा पीस ऑफ माइंड, जब कुछ होगा पता चल जाएगा, तुरंत काम स्टार्ट। तब तक अपना कुछ और काम देखो, नहीं तो अननेसेसरी इंगेज रहोगे मशीन में, आपकी प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी वहाँ पर। तो इसी वजह से जहाँ पहले एक बंदा 3 अकाउंट मैनेज कर पाता, आज एक ही पर्सन 20-20 अकाउंट को मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि रडार पर है ना कॉम्पिटिटर आपका, पता चल जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। जैसे कि शैमरस आता है, AHREF आता है, इस तरह के पेड टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ऊबर सजेस्ट होता है जो कि नील पटेल ने बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे सो मैनी टूल्स हैं, और ये टूल मतलब एक्सपेंसिव टूल्स में आते हैं। ठीक है, अब जिसका दिन रात का यही काम है तो उनके लिए फिर कॉस्ट मैटर नहीं करता, क्योंकि जब जैसे एक एड एजेंसी है तो वहाँ पर टूल मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि उन्हें उनका तो काम ही है ना, बिजनेस ही यही है। अब वो अगर कम अकाउंट हैंडल करेंगे तो रिवेन्यू कम जनरेट होगा, अगर वो मैक्सिमम अकाउंट जनरेट करेंगे तो रिवेन्यू ज़्यादा होगा। तो मिनिमम मान के चलो कि एक पर्सन कम से कम 10 लोगों को सर्व कर रहा होता है एक कंपनी के अंदर। जैसे मान लो आपने किसी एजेंसी को ज्वाइन किया तो आपके टीम में कम से कम 10 क्लाइंट होंगे। अगर उनके पास क्लाइंटेल काफ़ी लंबी है तो कि भाई इन सबको, जैसे एग्जांपल तौर पर आप रियल एस्टेट के क्लाइंट देख रहे हो, आपको एक्सपर्टीज़ हो गया ना, फिर तो रियल एस्टेट वाले सब इसको दे दो। ठीक है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाला देख रहा है तो ये सारे क्लाइंट इसको दे दो। इस तरह से डिवाइड हो जाता है, फिर वो अपने उसमें काफ़ी एक्सपर्ट हो जाता है बंदा, तो बहुत बढ़िया काम उसके लिए कर पाता है। फ्रीलांस में आपके पास मिक्स रहेंगे क्लाइंट। ठीक है, अब ऐसा भी होता है कई बार कि बहुत सारी कंपनीज के रूल्स होते हैं। अब जैसे मान लो कि अमेज़ॉन एक पार्टी जो ऑनलाइन उसमें है मॉडल में, फ्लिपकार्ट है। अब एक ही कंपनी दोनों को मैनेज नहीं कर सकती है, क्योंकि फिर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ना कि भाई क्या कर रहे हैं वो लोग, स्ट्रैटेजी सब वहाँ पर एक दूसरा लीक होती रहेंगी। तो ये भी एक मेमोरेंडम साइन किया जाता है जिसमें ये चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंटली मेंशन होती है कि आप किन किन को हैंडल कर रहे हो, ऑलरेडी सर्विस दे रहे हो। ऐसा ना हो कि एक ही रूफ के अंडर में पता चला दोनों चल रहे हैं और नुकसान हो रहा हो। हाँ, अच्छा, क्या बात है। तो फिर कैसे बेनिफिट होगा, तो ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए हाँ बस, तो उन्हें तो आपको फिर सारी चीज़ें पता है ना। चलो आपके लिए एक लाइव प्रैक्टिस हो गया, मतलब कि एक तरह से कि मैं जो इधर आपको बता रहा हूँ वो सेम चीज़ एक्सपीरियंस भी कर चुकी है आपकी कंपनी। तो ये सब चीज़ें देखो, क्या होता है ना कि अगर आप ऑलरेडी एक बार अपना पूरा अकाउंट मैनेज करा चुके हैं किसी के साथ, तो आपको सारे प्रॉस कॉन्स पता चल जाते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आपके पास कोई अप्रोच करता है कि भाई हम आपका डिजिटल प्रेजेंस से मैनेज करते हैं, आपको पता नहीं होगा, आपको लॉस भी हो सकता है, कोई कंपनी ऑनेस्ट है तो बेनिफिट भी हो सकता है। बट तरीका यही है, हमेशा क्रॉस चेक कीजिए किन क्लाइंट्स को सर्विस किया जा रहा है, और उसके अंदर क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट बनाइए और उसमें चीज़ मेंशन कराइए कि अगर ऐसा कुछ मिलता है तो फिर ये नल और वाइड हो जाएगा हमारा, सीधी सी चीज़ है। अगर ऐसा है कि मेटा एड्स जो होता है, हाँ एड सेंटर में अगर मैंने किसी को लाइक एक्सेस दे रखा है, फुल एक्सेस, फुल कंट्रोल, हाँ तो वो हर एक चीज़ एक्सेस कर सकता है। बट ऐसा मतलब जनरली होता है ना कि लाइक आपका यूज़र नेम है, आपकी आईडी है, मतलब मेरा एक अकाउंट था तो उस पर इस BCJ bespoke ज्वेलरी है, हाँ उस पर फुल कंट्रोल 3 लोगों का था, ओके, एक ओनर का, हाँ एक मार्केटिंग एजेंसी का, हाँ। और एक ज्वेलर का। स्टूडेंट आईडी, एक मिनट दीजिए। देखिए फुल एक्सेस जो मेरी प्रैक्टिस रही है इंडस्ट्री की, वो कभी नहीं देना चाहिए। फुल एक्सेस एक ही बंदे के पास होना चाहिए। आप उसके अंदर लेवल डिसाइड कर सकते हो कि किसके पास कितने लेवल तक का एक्सेस होगा, क्योंकि अगर सारे आप एक्सेस दे दोगे तो वो तो फ्री हैंड हो गया ना उनके पास,
तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि एड एजेंसीज आपको फिर फंसा देती हैं। एक्चुअली क्या है, जो एजेंसी थी ना उसको सर को इतना नॉलेज था नहीं, हाँ। तो उन्होंने उनको दे दिया एकदम, मतलब फिर उन्होंने अपना मतलब बिजनेस कंट्रोल भी ले लिया, प्लस फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी ले लिया, लीड एक्सेस को भी ले लिया, हाँ। एंड प्लस उसके अंदर फिर अभी एक न्यू एजेंसी हम लोगों ने हायर की थी हम्म। जस्ट लाइक ट्रायल बेसिस पे, तो उन्होंने मुझे फिर शो किया कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं दिल्ली डायमंड्स, हम्म। एक और ज्वेलर है, हाँ। उनके पास भी फुल कंट्रोल था हमारे मेटा एड्स के पेज पे। बताइए। बट मैंने वो चीज़ उनसे फिर पूछा तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरी आईडी थी, इस वजह से आप लोगों को शो कर रहा है, क्योंकि अच्छा। मैं मल्टीपल अकाउंट्स एक्सेस करती हूँ इस वजह से। ओके। ऐसा पॉसिबल है या फिर? एक बार देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि क्या सिस्टम है। बट मेरा तो हमेशा से यही कहना होता है कि हमेशा एडिटर का लेवल तक का राइट दो, कोई भी पर्सन किसी और को ऐड ही ना कर पाए। इतना मैंने सबको हटा रखा हाँ, तो बहुत सही किया। कभी भी ना फुल एक्सेस किसी भी चीज़ का मत देना, क्योंकि जैसे यूट्यूब भी अगर हम लोग चलाते हैं, इसके अंदर भी एक्सेस होता है, किसको क्या देना है। फेसबुक चलाएंगे मेटा एड्स के अंदर, उसके अंदर भी एक्सेस कंट्रोल आता है। देखो, जो ऑनर है जिस बिजनेस का, एक फुल कंट्रोल उसी के पास ही होना चाहिए, नहीं तो कल को स्टार्ट होता है फिर ब्लेम गेम। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपका कोई पर्सन जो एड एजेंसी है वो आपको कल को एक्सेस ना दे आपको, ये भी हो जाता है। क्योंकि देखो, जब फुल कंट्रोल आ गया तो मैं आपको भी रिमूव कर सकता हूँ वहाँ से। वापस आते हैं टॉपिक। The best content marketing is generated from the websites users rather than sources within an organization. So इसमें क्या रहेगा कि अगर आप कोई कंटेंट जैसे लिख रहे हैं तो अपने राइवल्स के कंटेंट को भी देखिए, कंपेयर कीजिए, उनसे बेहतर आप क्या लिख सकते हैं बेटर एंगेजमेंट के लिए, और कितना ट्रांसपेरेंसी क्लियरिटी के साथ आप लिख सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्रिएटिंग मोस्ट ब्रिलियंट एंड पावर पैक्ड कंटेंट इज easiest task. User generated content hold larger influence on both users and search engines, and in many cases is ranked higher than the organization's own web pages. So concern regarding user generated content, users may create some illegal or immoral content and post on the organization web space. Detractors and competitors may post inappropriate or untrue things about the business, products or services or its people. एक बार दीजिएगा सर, इसमें करना क्या है? Generally, user-generated content is self-reviewed by the fellow users, calling for minimal involvement of organizations and moderators. Reviews. For any website selling a product or service, customer reviews are the benchmark of user-generated content. Customer reviews have power to improve the website traffic, overall conversions, and average order value. Website managers fear that negative customer reviews shrink the sales figure. However, if managed well, even negative feedback can be converted into a successful sale. Customer reviews, both positive and negative, help an organization to better their product and services. अब देखो क्या होता है ना कि जब भी हम कोई अपना प्रोफाइल से पेज क्रिएट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके लिए अच्छा रिव्यू ड्रॉप करके जाएगा। कहीं ना कहीं हर एक बिजनेस में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से डिससेटिस्फाई हो कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अरीना का एग्जाम्पल लें तो यहाँ भी ये प्रैक्टिस हो सकती है। अब ऐसा समझिए कि एक कैंडिडेट है जिसने अरीना एनिमेशन ज्वाइन किया, कोर्स उसने अपना कंप्लीट किया, 1 ईयर या 2 ईयर जो भी इसका ड्यूरेशन था। अब जब उसने ज्वाइन किया तो उसके माइंड में एक चीज़ सेट था कि कोर्स करेंगे और जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा, बट नहीं हुआ ड्यू टू एनी रीजन। अब उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि भाई या तो सेंटर ने प्लेसमेंट नहीं दिया, या बच्चे ने सिर्फ जॉब के माइंडसेट से कोर्स किया लेकिन काम नहीं किया, पोर्टफोलियो नहीं बनाया, तो क्या होगा, कैसे जॉब प्लेस हो सकता है। तो ऐसे केस में फ्रस्ट्रेटेड एंड यूज़र क्या कर सकता है, आपको एक नेगेटिव रिव्यू डाल के जा सकता है। अब ब्रांड को क्या करना चाहिए,
नेगेटिव रिव्यू हो या पॉजिटिव रिव्यू हो, दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पॉजिटिव दे रहा है आपको रिव्यू, तो आप उसको ग्रीट करिए, वेलकम करिए, और अगर आप कोई नेगेटिव कर रहा है तो आप उस कंसर्न को ज़रूर से रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे हमारे अरीना के पेज पर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी और फ्रेंचाइजी का स्टूडेंट आके हमारे पेज पर, क्योंकि वो सर्च करता है अरीना एनिमेशन, पेज मिला और वो वहाँ जाके नेगेटिव रिव्यू डाल के चला जाता है। अब क्या होता है, जब हमारे एंड से उसको चेक किया जाता है तो हम पूछते हैं बच्चे से उसका स्टूडेंट आईडी। जब हम लोग उसके स्टूडेंट आईडी को अपने रिकॉर्ड में चेक करते हैं तो पता चलता है वो किसी एक्स स्टूडेंट अरीना का बच्चा है, वो बाय मिस्टेक यहाँ पर रिव्यू ड्रॉप करके चला गया, क्योंकि उसने सिर्फ अरीना एनिमेशन देखा, ये नहीं पढ़ा कि वो साउथ एक्सटेंशन है, प्रीति विहार है, कोहाट है, नोएडा है, कौन सा है जो इजीली एक्सेसिबल हुआ, उस पर आपका रिव्यू डल गया। तो अगर हम उस रिव्यू को, नेगेटिव को अगर ना ध्यान में रखें, रडार पर ना लेके आए, तो क्या प्रॉब्लम होगा कि आपका अननेसेसरी पॉइंट्स नीचे जाएंगे, यानी कि जो हमारी रेटिंग होती है 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा। अब जैसे अगर हम लोग लिखते हैं अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, तो देखो इसके साथ में एक रेटिंग आती है, क्या लिखा है 4.4। अब ये 5 स्टार रेटिंग था, लेकिन ये 4.4 की, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट डेफिनेटली ऐसे होंगे जो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तभी आपका ये नेगेटिव वाला पार्ट बनता है। क्योंकि अगर एक रिव्यू डलेगा या 10 रिव्यू डलेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 में ही काउंट होगा, कम जाने के पीछे का, यानी कि नेगेटिव आपका कहीं ना कहीं हुआ है कुछ। तो क्या तरीका हो सकता है उसको सॉल्व किया जाए। जैसे अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे किसी ने ये लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, सबने 5 स्टार डाला हुआ है। तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी प्रोफाइल पर अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आता है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। डिलीट जिसने पोस्ट किया है वही कर सकता है। तरीका क्या है, उसको आप कंसर्न को उसके रिजॉल्व करने की कोशिश करो, हो जाता है वेल एंड गुड है। कई बार आपके कॉम्पिटिटर भी नेगेटिव रिव्यूज़ करवा देते हैं, आजकल ये भी बहुत ट्रेंडिंग है कि भाई ठीक है, अगर एक ब्रांड ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो एक काम करो भाई कुछ नेगेटिव डलवा दो, ठीक है, नाम खराब हो जाए थोड़ा सा, तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। अब ऐसे में एक तो तरीका हुआ कि पर्सनली 1-on-1 हम उसके उस रिव्यू पे बात करें, नहीं करता कोई बात नहीं, तो आप पॉजिटिव रिव्यू से उसको नीचे कर दो, ये एक तरीका है, ठीक है। बॉट रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आज की डेट में। बहुत सारे नए नए ब्रांड बिजनेस आएंगे, आपको दिखाएंगे हमारा ये रिव्यू है, इस कस्टमर का ये है वो है, तो ऑथेंटिसिटी होना भी बहुत ज़रूरी। तो देखो कोई भी ब्रांड हो, कितना भी टॉप क्लास क्यों ना हो, उसमें नेगेटिव अगर है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसमें जेन्युइन वाली बात है। नेगेटिव को अगर एंटरटेन नहीं किया तो बचो ऐसे ब्रांड से। अगर नेगेटिव को एंटरटेन किया गया है तो ट्रस्ट कर सकते हो, यानी कि प्रॉब्लम को कोई सुन तो रहा है। ऐसा तो कि प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो वहाँ पर खतरे वाली घंटी है वो चीज़। तो इसलिए कोई भी ब्रांड में जब आप जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि नेगेटिव जिसके रिव्यूज़ हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम को सुना गया है या नहीं सुना गया। इस तरह से आप एक सही डिसीजन ले पाओगे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेते वक्त। आगे देखते हैं। सो जैसे ये एक फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी लोग रिव्यूज़ वगैरह डालते हैं। रिव्यूज़ कस्टमर फॉर लैपटॉप ऑन इंडियाज़ लीडिंग शॉपिंग पोर्टल। तो रिवील नहीं की जा रही आइडेंटिटी, बट समझ में आ रहा है कि भाई ये फ्लिपकार्ट के ऊपर किसने डाला हुआ है। सिनेरियो, टर्निंग नेगेटिव कमेंट्स इनटू ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी। अ कमेंट कस्टमर पोस्ट्स negative comments about products imperfections which are true. Take the negative comments as product testing campaign, which helps you to correct the problems while the product is gaining ground. Even though a quick fix solution may not be possible to customer complaint, all users in the forum will see that your business is working on the product improvement and will look forward to solutions, thus gaining trust in the product and businesses. तो देखो क्या होता है कि बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप डायरेक्ट कट टू कट एकदम जाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि बाई लक आपका काम कर जाए, हो सकता है ना काम करे। तो जैसे मान लो कि कोई
वेरेबल गैजेट है, मे बी स्मार्ट वॉच फॉर एग्जांपल, जैसे बोट हो गया, फायर बोल्ट हो गया, इन्होंने बहुत लॉन्च किए हैं, ठीक है। हो सकता है, अब आपने देखा होगा जैसे कई बार तो आईफोन तक में प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि वो ट्रायल टेस्टेड ओके हो गए, सारी चीज़ आपके पास पहुंचता है, लेकिन किसी का अनयूजल बिहेव करता है फ़ोन, वो लेके उसको सर्विस सेंटर जाता है, तो क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है वहाँ पर। तो कंपनी बहुत तरीके से उस मैटर को डील करेगी, और या तो वो रिप्लेस हो सकता है या वो रिपेयर हो सकता है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर आपकी प्रॉब्लम को सुना ना जाएगा, उसका कोई रेजोल्यूशन आपको ना मिले। तो जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर ये बहुत पहले अर्ली स्टेज में जब ये अपना ई कॉमर्स मॉडल के अंदर ग्रो कर रहे थे, तब का ये प्रॉब्लम था। तो वहाँ पर आपका अगर कोई प्रोडक्ट में फॉल्ट है, तो देखो फ्लिपकार्ट किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर नहीं है, फ्लिपकार्ट इज अ मार्केट प्लेस। तो फ्लिपकार्ट वहाँ पर क्या करेगा, वो आपके उस कमेंट को लेगा बहुत पॉजिटिवली, और उसके ऊपर अपना एक रिमार्क्स डाल सकता है कि भाई जिन्होंने इसको लिस्ट किया हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो कंसर्न उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो उस प्रोडक्ट को देखेंगे। फ्लिपकार्ट क्या कहता है, रिफंड, और वो देखते हो वो एक्सचेंज जो देता है वो क्यों देता है भाई। अगर किसी मान लीजिए हमने कोई माउस लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप एक्सचेंज में नया मंगा सकते हो या फिर आप रिफंड भी इनिशिएट कर सकते हो। बहुत ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम है उनका, ठीक है। ये नहीं कि नहीं हम तो सिर्फ रिप्लेसमेंट ही दे सकते हैं और पैसा नहीं मिलेगा जी वापस, तो आगे तो ऐसे में फेथ ख़त्म हो जाएगा और लोग फिर सामान नहीं लेना पसंद करेंगे वहाँ से। अब जैसे मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, वीवो ने एक अपना X100 करके अपना एक सीरीज़ लॉन्च किया था, काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन था। और क्या हुआ कि जब वो ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है तो उसकी स्क्रीन पर एक फिंगरप्रिंट था। अब पैकेजिंग जो होती है वो मशीन्स के थ्रू थी, फिंगरप्रिंट आने का मतलब नहीं। तो मैंने वो जो उनका डिलीवरी था वो एक्सेप्ट नहीं किया और वो रिटर्न में चला गया, ठीक है। और उन्होंने उस चीज़ का मुझे इमीडिएट बेसिस पर, जैसे क्योंकि लिया तो है ही नहीं, उन्होंने तुरंत उसका मेरे को रिफंड मेरे अकाउंट में इनिशिएट कर दिया उस चीज़ को। अब यहाँ पर बोले नहीं जी बॉक्स खुल गया अब तो हम वापस लेंगे नहीं, ये है वो है, तो फिर कौन खरीदेगा। ठीक है, मैंने अपना तुरंत वहाँ जाकर एक लिख दूंगा फीडबैक, सर एक बार अटेंडेंस वाले पेज निकाल दो। अटेंडेंस वाला पेज।